हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जैसे कि आपने देखा होगा, भाई मेरे साथ लास्ट वीडियो में था और लास्ट वीडियो में आपने हमको बहुत प्यार दिया, तो उसी के लिए आज हम लेके आए हैं एक रिएक्शन वीडियो। इवन मुझे भी तो कौन सी वीडियो है, बट अभी पढ़ेंगे आपके सामने आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। हैशटैग में है नैरेटिव, जो भी है। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और दोबारा हमारे साथ विकास भाई हैं। आशा है आप खुश होंगे और सुखद होंगे। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, उसका बहुत अच्छा हमने रिएक्शन दिया और हमको बहुत और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसमें, और आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक करा उसमें। बस हम थोड़ा सा ये भूल गए थे कि इंग्लिश सबटाइटल हमारे दिमाग में था। हमने इंग्लिश सबटाइटल डाला था क्योंकि हमारे कुछ दोस्त बाहर भी रहते फॉरनर से, तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ समझ नहीं आया। और भाई ने मुझे कहा था इंग्लिश सबटाइटल डालो डालो डालो, और मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि हमारे 2 चैनल है। तो क्या होता है कि एडिटर कोई हमारे पास है नहीं, तो हम खुद करते हैं। इतना इसमें आउट ऑफ माइंड हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो आज की जो वीडियो होगी प्रॉपर इंग्लिश सबटाइटल्स होंगे उसके अंदर, तो आपको देखने में मजा भी आएगा और जो आपके साथ के बाहर के दोस्त होंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर हुए लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताकने में भागकर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं।
हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे तू है हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो गाइज वीडियो को यहाँ पे खत्म। अब टाइम स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन टाइम। अगर इस वीडियो का आपको ओरिजिनल वीडियो चाहिए आपको तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको हम वहाँ पे डाल देंगे। और ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारा एक सेकंड चैनल है, सॉरी फर्स्ट चैनल हमारा राहुल पवार ब्लॉग के नाम से। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ डेली नई नई वीडियो आती हैं, हम ये एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अपने ऋषिकेश हो गया, मतलब जहाँ हम जाते हैं वहाँ की वीडियो हम डालते हैं। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो सर आप बताइए। तो ये जो वीडियो थी ये थी ट्रिब्यूट थी जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उसमें बहुत से बाईजूस ने इनके वीडियो बनाई है और बहुत अच्छी वीडियो है, हम सबको देखना चाहिए ये। और इसमें इंग्लिश सबटाइटल भी है, तो आप देखिए इसको जो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। सो इसमें स्टार्टिंग में देखा गया है कि जो हमारी जो पहली क्रांति स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1857 में, 1857 में। तो जिसमें सबसे स्टार्टिंग करी थी मंगल पांडे जी ने। तो जो उसमें उनको हुआ क्या था, जो उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसमें चर्बी होती थी, गाय की और सुअर की चर्बी। तो जो ब्रिटिश फौज में थे वो दोनों थे, हिंदू मुस्लिम, तो उन्होंने दोनों ने मना कर दिया था। तो मंगल पांडे जी ने कोई उनके नाम भूल गया मैं, मतलब गलती से वो मुंह से फाड़ दिया था। तो वैसे भी हिस्ट्री इतनी डीपली किसी को याद नहीं रहती है, बट हाँ ये है कि जो हमने देखा है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि मतलब जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, कभी इतनी डीपेस्ट 1858 की इतनी हिस्ट्री होगी तो अभी प्रेजेंट टाइम में अब हम रिएक्शन दे रहे हैं और हमारा कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं कि तुरंत याद आ जाएगा, पर कुछ नाम हम भूल चुके हैं, वो आप चेक कर लेना।
बट ये था कि ये बता रहा था ना कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करने के लिए उसने बीफ और जो भी वो मिक्स किया होगा ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े। आगे भाई बताओ। और आगे मंगल पांडे से हमने 1857 क्रांति सफल नहीं हुई, क्योंकि हुआ ये था कि जो विद्रोह था ना वो एक साथ होना था हर जगह से, मगर हुआ नहीं कि किसी ने मतलब जुनून ही हम पे इतना था कि हम वेट ही नहीं कर पाए। बिहार में था तो बिहार वालों ने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मेरठ ने स्टार्ट कर दिया, हमने एक साथ उन पर धावा नहीं बोला। तो फिर थोड़ा जो फॉरनर्स थे, जो ब्रिटिशन थे, बहुत तेज माइंड के थे, उन्होंने हमें सफल होने दिया नहीं। फिर आगे जमाना आया, जैसे वो चिड़िया है, वो चिड़िया का नाम भारत है। हाँ, तो फांसी पड़ी थी उसमें। सबने अपनी तरफ से मेहनत करी है, गांधी जी में मेहनत करी है सबने, मगर कहने की बात यह है कि मेन जो मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है तो सबसे ज्यादा हमारा हाथ था सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस, हाँ। क्योंकि हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष चंद्र बोस ने, जहाँ तक मेरे को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने लड़ने के लिए आर्मी इकट्ठी करी, आजाद हिंद फौज, मतलब वो जापान से लेकर आपका म्यांमार से लेकर आपका बर्मा से लेकर पूरी हिंद अपनी फौज इकट्ठी करने के बाद जो धावा बोला उसके ऊपर, तो वो था मतलब मैंने, क्योंकि नहीं एक्चुअली क्या हुआ, वो पहले गए थे, वहां गए थे, जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने। हाँ। तो हिटलर ने बोला हम तुम्हारे हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहाँ जर्मनी हो गया, कहाँ इंडिया हो गया। फिर वो जापान तो गए थे, जो हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसमें दो पावर थी, तो उसमें जर्मनी और जापान एक था, तो उन्होंने वहां रेफर करा था उनको जापान में कि जापान में तुम इजीली, क्योंकि एशिया में आप बर्मा से अटैक करते करते या आसाम बॉर्डर से घुस के आप अटैक कर सकते हो। मगर हुआ क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो सेना थी ना टूट चुकी थी, क्योंकि जब कोई विश्व युद्ध होता है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग मरते हैं, अर्थव्यवस्था डाउन होती है, तो ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी थी। इस कारण हमें वो मिल गया था, हमें एक टाइम मिल गया था कि हम उन पे हावी हो जाए, तो यही हुआ था। मगर मेन काम सुभाष चंद्र बोस का था, और जहाँ तक हम किसी को ऐसा जैसे महात्मा गांधी जी का अहिंसा, वो भी ठीक था, मगर अहिंसा जैसे कि एक टाइम तक अहिंसा ठीक थी, एक टाइम में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने उनको लाखों के तादाद में सैनिक दिए थे ब्रिटिश को, और फिर उन्होंने तब भी हमारी बात नहीं मानी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देने चाहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बात रखी थी कि हम उनको सैनिक क्यों दे, बिल्कुल, अगर अगर आप अहिंसा में चल रहे हो तो फिर आपको सैनिक देने की बात ही नहीं होती। तो सुभाष चंद्र बोस का एक वीडियो था कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की बोला था कि ना, जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि बापू को बोलो, बापू को समझाओ कि अहिंसा जो है ना वो उनको भी समझाए ब्रिटिश को, बिल्कुल बिल्कुल, कि अहिंसावादी करके आप वर्ल्ड वॉर जीतो, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। जैसे मैं देख रहा था कि जो 1942 में डू और डाई जो महात्मा गांधी स्पीच दे रहे हैं, जब जो भी दे रहे हैं वहाँ पे, तो ये अगर तुम 30-40 साल पहले करते ना, क्योंकि तुम हमेशा जो कहते हैं ना कि अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे अहिंसा से काम नहीं चलता, क्योंकि जो गद्दार है ना, गद्दार देश में पहले भी थे, आज भी मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके हाथ जोड़ने से कोई मानता है तो बहुत बड़ी बात है, बट वो जमाना चला गया। उस टाइम पे भी वही जमाना था। हमारे कुछ लोग मतलब कुछ ये उस टाइम पे जुड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया कि ये लोग गद्दारी करी, क्योंकि कोई चंद पैसों के लालच में या फिर किसी पोस्ट के लालच में इन्होंने साथ नहीं। तो तुम लगाओ यार कि 1 लाख गोरे आए थे, 1 लाख, और वो कम से कम उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी होगी, ऐसा 30 करोड़ 35 करोड़ लगाओ। 1 लाख लोगों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पे 100 साल तक राज किया। कोई ना कहीं गद्दार तो होंगे, क्यों? तब जब डू और डाई में जब उन्होंने किया, पूरा देश इकट्ठा हुआ, तब कैसे भागे हो, तब कैसे हम आजाद हुए? तो यही है ना, मतलब कि अहिंसा से कोई आजादी नहीं आई होगी किसी के लिए, तो आई होगी। बट जो मेन था, सुभाष चंद्र बोस ने जब पूरी आर्मी इकट्ठी करी, जब उनको लड़ा, ये किया, इवन हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, असराउल्लाह खां, तो इन सब ने बहुत योगदान, रानी लक्ष्मीबाई हो गई हमारे। तो अहिंसा से ऐसा नहीं है कि अहिंसा से होगा किसी हद तक, वो भी होगा 10-20% कंट्रीब्यूट किया होगा, अलग बात है, बट जब पब्लिक इकट्ठी हुई तभी हम आजाद हुए थे। तो इन्होंने हमारा फिर अंग्रेज बहुत तेज थे, तो इन्होंने हमारा बंटवारा भी करा था, जब मुस्लिम लीग बनाई थी इन्होंने। पहले हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होती थी, पहले एग्जिस्ट नहीं होती थी कि हिंदू है मुस्लिम, पूरा इंडिया था। इन्होंने जब से मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, तो फिर मुसलमानों ने सोचा कि जब हमारी स्थापना होगी तो हम अलग है, पहले हम एक साथ रहते थे। ऐसे मैंने ये चीज देखी थी, इवन मैंने ये कहते हैं ना वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में हो गया, तो वेस्ट बंगाल कैसे हो गया? तो मैंने खान सर तो खैर मैं फॉलो करता हूँ वो खान सर, तो खान सर ने बताया कि पहले क्या होता था कि बंगाल में हमारा पूरा बंगाल था, तो वेस्ट साइड में रहते थे मोस्टली हिंदू, 80% हिंदू और 20% मुस्लिम रहते थे, और वेस्ट साइड में रहते हैं, फिर ईस्ट साइड में रहते हैं
80% हिंदू और 20% मुस्लिम, सॉरी 80% मुस्लिम 20% हिंदू, मतलब ऐसे सब कुछ था। तो इन्होंने क्या किया कि भड़काने के लिए कि उधर के हिंदू को थोड़ा आग लगा दिया। 80% हिंदू इधर हैं वेस्ट में और 20% मुस्लिम, तो लड़ाई तो होगी ना। उधर से क्या हो गया कि 80% वो, तो ऐसा लड़ाई हो के तो जरा वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया, ईस्ट बंगाल चला गया बांग्लादेश में, ऐसे कुछ हुआ था उसमें। तो ये भड़काने वाले भी गोरे ही हिंदू थे। मुस्लिम में इन्होंने आग लगाई तो इन्होंने हमें- हिंदू मुस्लिम करके पूरा देश खाया है, और आज भी हिंदू मुस्लिम करके पूरा देश खा जाते हैं लोग। वही है ना। और एक बात है हिंदू मुस्लिम की, मैं एक बताता हूँ कि ये सच्चाई है। हमारे जो थे शिवाजी, तो शिवाजी का एक वहाँ पे औरंगजेब ने एक उनका आदमी भेजा शिवाजी को मारने का, जिसका नाम था शेर खान। हाँ, ठीक है, अब सॉरी शेर खान नहीं, सॉरी वो मुझे मुगल याद आ गई, सॉरी अफजल खान नाम था। तो जब उसने शिवाजी को आमंत्रित करा था भोजन के लिए, तो जब शिवाजी उसके पास जा रहे थे तो उनका एक जो सेनापति था वो था मुस्लिम। उसने शिवाजी को बोला था कि अफजल खान बहुत चालाक आदमी आमंत्रित किया था। तो जो शिवाजी के जो सेनापति थे, उसको आज का टाइम बोलते असिस्टेंट, जो सेनापति तो नहीं, जिनके साथ रहते थे, उन्होंने वो होते मुसलमान, संतरे टाइप के, उन्होंने वो थे मुसलमान। उन्होंने शिवाजी को बोलते कि अफजल खान बहुत तेज आदमी है, आप वहाँ कुछ ना कुछ तो लेके जाइए अपने साथ, कि आपकी चेकिंग होगी, आप कुछ ना कुछ छुपा के लेके जाइए, आपको आगे उसका फायदा मिलेगा। और अफजल खान के जो वो था संतरी, वो था हिंदू। उसने बोला था शिवाजी के ढंग से चेकिंग करना, वो बहुत शातिर आदमी है। तो देखा उधर एक मुसलमान ने उनकी हेल्प करी और उधर उस मुसलमान की हिंदू ने हेल्प करी। तो भाईचारा हमारा पहले से रहा है, ठीक है। अब लोग पॉलिटिक्स होती है, गुमराह कर देते हैं। तो जब वो शिवाजी जब उनसे मिलने गए थे, तो जो अफजल खान था ना, वो 7 फुट लंबा था, शिवाजी की हाइट छोटी थी। अच्छा। तो जो उनको जो गले मिलने गए थे, तो उनका तो ऐसा था कि अगर वो किसी को अपने बड़े बड़े बाजू थे कि हड्डी तोड़ सकते थे इंसान के आराम से। तो शिवाजी ने हाथ में जो शेर का पंजा होता ना, वो फंसा रखा था, तो उन्होंने उसके पेट में मार के उसके जो मतलब सब बाहर निकाल दिया उनका, तो उनको मार दिया था। तो ऐसे वीर थे शिवाजी हमारे, बहुत चतुर थे। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, ऐसी बात नहीं है, और उनके कारण हमें आज़ादी मिली। और हमें अब आज़ादी का, हम बोलते हैं इंडिया में क्या है, मगर आप छोड़ो, आप इंडिया की आज़ादी छोड़ो, हम उत्तराखंड में रहते हैं। जब हमने अपना अलग राज्य की मांग करी तो कितने लोग मरे हमारे। सही बात। बिना सेक्रीफाइस आज़ादी नहीं मिल सकती, नहीं मिलती बिना सेक्रीफाइस से। प्लस ये वो बोल रहा था कि जो मेरा फिर से टॉपिक वही है, जो गद्दार होते हैं ना, इवन हमारे आसपास भी बहुत सारे गद्दार हैं। उनके अगर तो उनकी ना दोस्ती ऐसी ना दुश्मनी चाहिए, तुम दोस्ती करोगे किस बेस में करोगे उनको, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे वही लात मारेगा। तो वही हो गया था इंडिया के टाइम पे ना बीच में। अब जैसे वो था, अब ये बताऊं मैं आपको, अभी मैं देख रहा था इसमें जनरल डायर, कौन सा कांड था वो? जनरल डायर वो था, वो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। कितने सैकड़ों की संख्या में उनको कितने बेरहमी से मारा, वो भी किस बात में? वहाँ पे क्या था अमृतसर में, ऐसा कुछ? अमृतसर में वहाँ पे एक सभा हो रही थी, हाँ। जलियांवाला जगह थी, वहाँ पे जनरल डायर ने सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा, ना बच्चे देखे ना बूढ़े देखे, सबको मारा। अभी मैंने मूवी देखी थी उधम सिंह, हाँ। उसमें कितना अच्छा बताया था। उधम सिंह को इंग्लिश नहीं आती थी, वो लंदन गए थे जनरल डायर को मारने, और 6 महीने तक उनके घर में नौकरी करी थी उन्होंने। मगर उनको कई मौके मिले उनको मारने के, उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने क्यों नहीं मारा उनको? उन्होंने बोला कि अगर मैं घर में इनको मारता हूँ ना, तो सैकड़ों जो हिंदू अंग्रेजों के घर में जो नौकरी कर रहे ना, हाँ। सारी चीजें उन पर टूटेगी। तब सही बात। इनको मैं तब मारूंगा जब किसी सभा में होंगे। उन्होंने मारा, और ये बहुत बड़ी बात है कि लंदन जाके मारना। क्या था? फिल्म का नाम था नहीं, उधम सिंह। बहुत तालियां उनके लिए। हाँ, मतलब ऐसा होना भी चाहिए यार। बाकी इसमें तो जो देखा है हमने, मतलब पूरा इतना पूरी हिस्ट्री भी नहीं है जो इन्होंने छाप रखी है कि हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री लिखने वाले ने गलत छापा है, जो भी है ना। मतलब ऐसे ऐसे हमारे महाराजा राजा थे जिनका नाम नहीं लिखा है, तो हिस्ट्री में आप पूरा विश्वास तो नहीं कर सकते। हाँ, 80% थोड़ा सही भी होगा, बट ये है कि और दूसरा सबसे बड़े सुभाष चंद्र बोस का कभी नाम नहीं आता इनमें देखा नहीं, सिर्फ एक बार दिखाया। सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारा योगदान है। मुख्य भूमिका जो इंडिया बनाने में था वो सरदार वो वल्लभ भाई पटेल का। वो तो यूनिटी वाले थे। वो कैसे थे कि वो हर किसी को जोड़ना चाहते थे, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो। अगर वो नहीं होता तो हमारा वो भारत अस्त व्यस्त होता। हैदराबाद को किसने करवाया? उन्होंने करवाया। आपका जम्मू कश्मीर को किसने करवाया? करा सकते थे पहले करवा सकते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड स्टेट ही आते वो लेके। सही बात है। तो उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। ऐसे नेताओं की बहुत इज्जत है, मतलब सब हमारे लिए क्या पूरे भारत में इज्जत है ऐसे लोगों की। जैसे कि हमारा वो हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे जैसे हिस्ट्री थी, इन्होंने बहुत लोगों को नहीं दिखाया
जो हमको नाम भूल भी चुके होंगे क्योंकि हमने कभी दिखाया नहीं, पर हमको याद है, अभी हम देखेंगे तो हमको याद नाम आ जाएगा। हमें पढ़ाया नहीं गया इनके बारे में। हाँ। ये तो हमको जो बाहर से जो बुक्स आती थी थोड़ा अखबार में पढ़ लेते थे, तो हमारे में किताबों में कहीं जिक्र नहीं है इनका। वही हमने ये रियल फैक्ट है कि स्टार्टिंग से जब से हम स्कूल पढ़ रहे थे तब जब गांधी जी ने आजादी दिलाई है, चाहे चरखे चाहे कुछ, ये मतलब जो एग्री करते होंगे तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुशी है अगर तुम एग्री करते हो, बट एक चरखे से नहीं हो सकता ऐसे आजादी यार, जो हमको सिखाया गया स्कूल में ऐसा वैसा। और हिस्ट्री को अब 1947 में आज़ाद होने के बाद है वो हिस्ट्री चल रही है, आज भी बच्चों के वो हिस्ट्री का भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो बच्चे वही तो पढ़ेंगे, तो वही है। और क्या था इसमें? और बस यही दिखाया था कि बस हमारे जो ये साइंस ये 15 अगस्त में निकाला था साइंस से, आई थिंक सो, मेरे को जाता ये ट्रेलर साइंस से बायजूस का ना, बायजूस का। सो यही पे आई थिंक हाँ अब हम यहीं पे वीडियो एंड करेंगे क्योंकि जितना हमको पता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने बोलने के लिए हमें बहुत है, घंटों निकल जाएंगे। और भाई ये इंडिया का टॉपिक अभी खत्म, इंडिया बहुत बड़ा है, मतलब खत्म नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट थी तो हम पढ़ के बोलेंगे, ऐसा जो मन में आया वो हमने बोला, मतलब जेन्युइन जिसको रिएक्शन बोलते हैं वो हमने दिया। अब ऐसा नहीं कि हमने लिखा है 2 दिन पहले कि इसमें ये बोलना है इसमें ये बोलना है, हमको जो लगा जो हमने सुना है, बाकी तो हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो शेयर करना, सब करना और कमेंट करना अगली वीडियो आपको किस उसमें चाहिए वीडियो में, और वीडियो का लिंक भेज देना। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला वाला चैनल राहुल पवार ब्लॉग के नाम से है, उसमें हम जगह जगह जाते हैं, हम जगह को एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं वहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में, मतलब पूरा बताते हैं आपको, तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।